नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम लोगों को दो ये भी चीजें पढ़नी है, जो कॉइल एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, जैसे 2021 का पेपर देख लो, या 22 का, या 23 का। तो 21 में पूछे गए थे 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से। ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 23 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो फिर 2 फिर पूछे जाएंगे। तो मतलब 2 तो कंफर्म ही है, 3 भी आ सकते हैं। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं काफी, तो हम लोग इसे भी ध्यान से पढ़ लेंगे। एसी, जो कॉइल एंड ट्रांसफार्मर। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, तो जैसे इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 2 चीजें रहती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा अल्टरनेटिंग डायरेक्शन चेंज होती रहती, तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास जैसे इस तरह से 3-4 ऑप्शन यहाँ पर है कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, दोनों अल्टरनेटली चेंज हो रहे हैं, या दोनों कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, या ये अल्टरनेट चेंज होगा और ये कंटिन्यूअस चेंज होगा, या मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस चेंज होगा और डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होगी। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए इसमें से क्या सही? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को लेकर? कौन सा सही? अब तुम खाली ऑप्शन देख रहे हो, दिमाग चला नहीं रहे हो, कौन सा सही लग रहा है बे? ऐसे थोड़े आंसर निकलता है। आपको आपको ये सोचना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसा होता है, साइन या कॉस वाला ग्राफ होता है ना। ठीक है, तो आप अपने दिमाग के इतना तो सभी को आइडिया अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है, ऐसे रहता है ना। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, तो आपको यहां से यहां तक ये पॉजिटिव दिख रहा है, और यहां से यहां तक नेगेटिव दिख रहा है, फिर यहां से यहां तक पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर आप देखो तो ये एक साइकिल होती है, तो उसमें अगर आप देखो तो इतने समय तक प्लस रहा, फिर माइनस, फिर उतने समय के लिए प्लस हो रहा। तो डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंज हो रही, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें इसके मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, फिर लगातार घट रहा है, फिर लगातार ऐसे बढ़ेगा घटेगा, ऐसे हो रहा है ना। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, और जो डायरेक्शन है वो अल्टरनेटली चेंज हो रही, मतलब कुछ समय के लिए, यानी कि पीरियोडिक कह सकते हैं उसको हम लोग, पीरियोडिकली वो चेंज हो रही, कुछ टाइम के लिए प्लस, कुछ टाइम के लिए माइनस, कुछ टाइम के लिए प्लस, कुछ टाइम के लिए माइनस। ठीक है, तो मतलब इसमें पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है और यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएशन चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट आगे लिख भी दिया गया है। तो हम लोग पहले एक पॉइंट यहाँ पर समझ लेते हैं जल्दी से, कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये जनरेट कैसे होती है। हालांकि ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, हमने इसका डेरिवेशन आपको कराया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसमें वो एक कॉइल को लगातार घुमाया गया था मैग्नेटिक फील्ड में। क्या फॉर्मूला है? इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट की वैल्यू क्या थी? एन बी ए ओमेगा। तो वही रिजल्ट यहाँ आएगा, इसलिए डेरिवेशन दोबारा करना नहीं है। लेकिन वो कैसे जनरेट किया जाता है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा जनरेटर के बारे में कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन उसने लिख दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था ये वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन या ई नॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो मान लिया उसने कोई क्वेश्चन लिखा, अब उसमें उसने ऐसे कुछ टर्म्स यूज कर लिए, तो पता लगा हमें वो टर्म्स ही नहीं पता है, तो इसीलिए इसको बता दिया जा रहा है। तो जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि ये करता क्या है, तो ये तो सभी को पता है, जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, जैसे लाइट चली गई तो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जनरेटर जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक तरह से डीजल या पेट्रोल से जैसे भी स्टार्ट किया, तो उससे स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या है? वो मैकेनिकली तो एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको क्या मिल रही है? लाइट मिल रही, करंट मिल रही। तो वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय फैराडेज लॉ है। AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. When a closed coil is rotated rapidly in a strong magnetic field, the magnetic flux linked with the coil changes continuously. Hence, an EMF is induced in the coil and a current flows in it. ठीक है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, तो ये ऐसे एक पर्टिकुलर से डायग्राम दिखा दिया गया। तो इसमें ये जो पोल पीसेस है उनको कॉनकेव रखा गया फिर से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, और साथ ही साथ ये जो कॉइल है इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। अब पता लगा कॉइल तो हमें पता रहता, आर्मेचर उसने लिख दिया, पता ही नहीं। तो आर्मेचर कुछ और नहीं, कॉइल को ही बोलते हैं। इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल CD having a large number of turns of insulated copper wire armature। तो आर्मेचर टर्म अगर वो कहेगा तो उसका मतलब है जस्ट कि यहाँ पर जो ये कॉइल है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है?
फील्ड मैग्नेट, तो ये फील्ड मैग्नेट या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए जाते हैं या फिर परमानेंट मैग्नेट लगाए जाते हैं। इट इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट हैविंग कॉन्केव पोल पीसेस नॉर्थ एंड साउथ। द आर्मेचर इज रोटेटेड बिटवीन दीज पोल पीसेस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। If AC is produced by a generator having a large number of poles, then its frequency को इस तरह से सेट किया जाता है नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ यहाँ पर रिवोल्यूशंस को चेंज करके। ठीक है, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले पे आपके यहाँ क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, ये ऐसे बस समझा दिया जा रहा है, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। जैसे आप मान लीजिए जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जनरेटर से यही सारी चीज तो चलाएंगे, और ये सब कितने के लिए बनाया गया, 50 हर्ट्ज के लिए। तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना है। अब पता लगा मैकेनिकली उसकी तो लिमिट है कि वो कितने रिवोल्यूशन पर सेकंड करेगा, लेकिन आपको करंट में चाहिए 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि करंट यहाँ पर कितनी है, 50 हर्ट्ज की। तो वो चीज अगर प्रॉपर उससे मैकेनिकली नहीं मिल पाएगी तो आप क्या करेंगे, तो वही यहाँ बताया गया कि नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करके और एन को सेट करके आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो ऐसे बस नॉलेज के लिए बता दिया गया। आगे जैसे इंजीनियरिंग लेवल में अगर जाए तो वहां पर 4 पोल पीसेस, 6 और 8 ऐसे अलग अलग पोल वाली मशीन ये मतलब जनरेटर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट क्या है, स्लिप रिंग। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट देखो कि जैसे जब ये घूमना ऐसे स्टार्ट करेगा इसके अंदर, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो कॉइल लगातार घूम रहा है, तो आप सोचो डायरेक्ट क्या इससे आप कोई भी चीज कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई बल्ब लगा दिया, बल्ब भी घूमना शुरू कर देगा, उसी के साथ घूमेगा कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब ये घूम रहा है और करंट हमको उसी से लेना है, तो वो करंट बाहर कैसे लिया जाए, क्योंकि ये जो रूम की वायरिंग्स होती है इनको तो आप नहीं घुमा सकते ना। तो फिर इसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया। ये जो सिस्टम है उसमें क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर ये रिंग्स जो है मतलब कॉन्सेंट्रिक रहती हैं, तो ये दोनों रिंग्स एक एक कॉइल से जोड़ दी गई। तो ये कॉपर रिंग्स रहती हैं, तो रिंग्स घूमेंगी, लेकिन इसके कांटेक्ट में ये जो B1 B2 लिखा गया, ये वाला पार्ट इतना ये शेडेड किया, तो ये पार्ट ब्रेसेस का होता है और ये कार्बन के यूज किए जाते हैं। तो कार्बन को एज अ कंडक्टर भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना। तो ये कार्बन ब्रेसेस होते हैं यहाँ पर, और ये इसके कांटेक्ट में रहते हैं, बस ये इसके साथ कनेक्ट रहेंगे, लेकिन पूरा कहीं से वो टाइट नहीं किए जाएंगे। मतलब ये कुछ ऐसे है कि ये जैसे ये कार्बन ब्रश था और ये रिंग थी, ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे बस कांटेक्ट में ले आए गए, मतलब कहीं से जोड़ा नहीं जाएगा, कांटेक्ट में ले आए। तो अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में तो है, लेकिन ये फिक्स कर दिया गया और ये इसके अंदर घूम सकती है, जो रिंग है यहाँ पर, तो ये इसके अंदर लगातार घूमेगी और ये फिक्स रहेगा, लेकिन कांटेक्ट में है, तो जो करंट यहाँ आएगी वो करंट इसके थ्रू बाहर वाले इस यहाँ पर जो है वायरिंग में चली जाएगी करंट। तो इस तरह से करंट को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। तो यही यहाँ पर लिख दिया गया है। जो ये स्लिप रिंग है वो क्या है, द लीड्स फ्रॉम द आर्मेचर कॉइल ABCD आर कनेक्टेड टू द कॉपर रिंग्स R1 एंड R2 कॉल्ड द स्लिप रिंग्स। These rings are connected with the concentric. These rings are concentric with the axis of the armature coil and rotated with it. उसी के साथ वो rotate करती रहेंगे। Braces क्या है? These are two carbon pieces B1 and B2 called braces, which remains stationary, pressing against the slip rings R1 and R2 respectively. The braces are connected to the external circuit in which current is to be supplied by the generator, जो कि अभी आपको समझा दिया गया। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो तो हम लोग पहले से कर ही चुके हैं, इसका डेरिवेशन आपको बता दिया गया था ना। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिख दिया गया। और एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में यहाँ पर जैसे जनरेटर है, तो इनपुट में आप क्या देंगे, मैकेनिकल पावर, और आउटपुट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल पावर। तो ईटा जो एफिशिएंसी है, आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर एंड इनपुट मैकेनिकल पावर रहेगा। बाकी ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था। वोल्टेज और करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। मतलब अल्टरनेट चेंज होती है या पीरियोडिक वे में चेंज होती है डायरेक्शन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन कर्व। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि साइन का ही फंक्शन दिया जाए आपको, साइन का भी दिया सकता है, कोसाइन का, लेकिन उससे फार्मूले पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ फेज का इफेक्ट होता है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि हमने जैसे कोई क्वेश्चन करवाया या कोई केस हमने करवाया, तो हमने इंपीडेंस निकलवाया LCR सर्किट का, उसका एक फार्मूला बनवा दिया, तो हमने पता लगा साइन सोर्स का यूज करके आपको फार्मूला समझा दिया,
तो ऐसा नहीं कि कॉस का आएगा, अगर उसने सोर्स दे दिया तो वो फार्मूला बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, वो जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बस दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बस स्टार्टिंग पॉइंट का अंतर होता है। जैसे अगर हम साइन कर्व लेंगे तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख देंगे, i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख देंगे। अगर हम कॉस लेना चाह रहे हैं तो हम कॉस ओमेगा टी लिख देंगे यहाँ पर बस। ठीक है, अंतर क्या है कि अगर हमने ये इक्वेशन यूज की तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम t इक्वल टू जीरो होंगे तो जो वैल्यू होगी वो भी जीरो होगी। बस साइन और कॉस के ग्राफ आपको बताए गए थे ना, तो साइन का ग्राफ स्टार्ट होता है जीरो से और कॉस का ग्राफ होता है मैक्सिमम से। तो अगर हमने ये वाला यूज किया तो बस हम आपको इतना बता रहे हैं कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा दोनों में, बस इतना है कि t इक्वल टू जीरो पर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या होगा t इक्वल टू जीरो पर हम मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस इतना डिफरेंस रहता है। ये जो v नॉट या i नॉट है इसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। खुद ही सोचो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1, जब 1 रखोगे तो v क्या हो जाएगा, v नॉट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ऐसे करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ दोनों का चूंकि साइन का ही होगा तो एक ही में दिखा दिया गया। आप चाहे इसको v का ग्राफ समझ लो, चाहे आप i का ग्राफ समझ लो, उसमें कोई अलग तो आएगा नहीं। तो एक ही तरह से ग्राफ दिखा दिया गया कि v रखेंगे तो यहाँ v नॉट और i रखेंगे तो यहाँ i नॉट हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा वैल्यूज ध्यान रखो कि ये t/4 की कंडीशन, ये सब हमने आपको समझा रखा था वहां पर जब ग्राफ बताए गए थे। t/2, 3t/4t, मतलब ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन या एक कंप्लीट टाइम पीरियड का केस हो गया। ठीक है, ये भी वही है, बस ये प्लस से स्टार्ट होगा। यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लो, पीक टू पीक अगर कहीं लिख दिया जाए तो उसका मतलब क्या है। तो पीक टू पीक का मतलब जैसे ये पीक हो गया और ये पीक हो गया, तो इस पीक से इस पीक तक, तो अगर ये v नॉट है, ये v नॉट है, तो टोटल क्या हो जाएगा, v नॉट प्लस v नॉट, 2v नॉट, मतलब यहां से यहां तक ऐसे हो गया ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2v नॉट हो जाएगा। तो अगर उसने पीक वैल्यू दी तो ठीक है, अगर उसने पीक टू पीक कह दिया तो इसका मतलब 2v नॉट वो दे रहा है या 2i नॉट आपको दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो अपने यहाँ एसी है, हम सभी लोगों को पता है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने यहाँ 50 हर्ट्ज है। कुछ देशों में अलग फ्रीक्वेंसी भी यूज करते हैं, जैसे खासकर यूएसए में अगर है तो वहां पर 60 हर्ट्ज और 120 वोल्ट पर चीजें चलती हैं, अपने यहाँ 50 हर्ट्ज और 220 पर चीजें चलती हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस हैं किस लिए ऐसा किया गया। एक तो मेन काज ये भी, जैसा सिस्टम शुरुआत से बना दिया गया वैसे ही चल रहा है। तो अगर आप इसको चेंज, जैसे आप सोच लो इंडिया अगर शुरुआत से 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज चल रहा है, अभी से कल से कह दिया जाए कि नहीं आप जो है 220 का 120 पर चलेगा, तो क्या ये पॉसिबल है चेंज कर पाना। मतलब सोचो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, तुम्हें एक एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। एक छोटे से घर के बल्ब से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो भी चीजें लगी हैं जहां पर जैसी सप्लाई के लिए यूज किया जा रहा है 220 वोल्ट वाला सिस्टम, तो वो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो जो पहले से चला रहा है वही चल रहा है, बाकी इसके और भी फैक्टर्स होते हैं, बट वो सब हम लोग को डिस्कस करने का मतलब है नहीं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो अपने यहाँ है बस वो हमें याद रखना है कि एसी है और 50 हर्ट्ज की। अब जैसे हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट मेजर करनी है, तो हम लोगों ने अमीटर और वोल्ट मीटर बनाया था। तो जैसे यहाँ पर मान ले इंडक्टर है, अब इसमें हमने एक सोर्स लगा दिया, ये सोर्स है अल्टरनेटिंग, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। डीसी में हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग का ये होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पर एक हम अमीटर यूज कर रहे हैं, तो ये जो अमीटर वोल्ट मीटर यहाँ पर दिखाए गए, ये वो वाले अमीटर वोल्ट मीटर नहीं है जो हम लोगों ने पढ़े, वो डीसी के लिए, वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। जैसे अगर आप ये सोचो कि जो डीसी में हम लोगों ने वो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया अमीटर वोल्ट मीटर में, तो उसमें यहाँ पर 0 था, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर यूज किया था, उसी को अमीटर या वोल्ट मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पर तो डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होगा ना डीसी में, भाई इधर से करंट गई तो इधर चली गई बस, ठीक है, यहाँ कोई चेंज तो हो नहीं रहा। लेकिन जब हम एसी की बात करेंगे तो एसी में क्या होगा, लगातार डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे अभी ये प्लस है तो ये माइनस होगा, थोड़ी देर बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, लगातार डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये जो नीडल है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये लगेगा ना कि यहाँ पर जब करंट इधर जाएगी तो नीडल एक साइड में, करंट इधर से जाएगी तो नीडल दूसरी साइड में, तो ये ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बल्कि कंफ्यूज हो जाएगी कि किधर जाएं। तो यहाँ पर एक्चुअल में इनर्शिया की वजह से ऐसा हो जाएगा कि इनर्शिया की वजह से, मतलब इनर्शिया का एक अपोजिंग प्रॉपर्टी, तो 50 हर्ट्ज का मतलब समझ रहे हैं ना, 50 साइकिल्स पर सेकेंड, एक साइकिल होती है इतनी,
और ऐसी 50 साइकिल, और एक साइकिल में एक बार प्लस एक बार माइनस होगा। तो सोचो 50 साइकिल होंगी तो 50 बार प्लस और 50 बार माइनस, यानी कि यहां पर इतनी तेज ये वेरिएशन होगा कि ड्यू टू इनर्शिया ये कहीं नहीं जाएगी, ये जहां है वहीं पर रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इससे कोई मेजरमेंट नहीं होगा। इसका मेजरमेंट होता है हॉट वायर वोल्ट मीटर एंड हॉट वायर अमीटर से। इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट एक बनाया गया। Alternating voltage and alternating current are measured by hot wire instruments, hot wire voltmeter and hot wire ammeter, which are based on the principle that when an electric current flows through a resistance wire, the wire is heated and its length is increased, whatever be the direction of current. मतलब यहाँ पर क्या किया गया कि एक वायर में करंट को फ्लो कराया जाएगा। ठीक है, तो करंट चाहे इधर से फ्लो कराए चाहे इधर से, हीट ही जनरेट होगी, और कितनी होगी, आई स्क्वायर आर टी, और इसकी वजह से एक्सटेंशन होगा। तो जब एक्सटेंशन होगा तो उस एक्सटेंशन को मेजर किया जाता है यहाँ पर। मतलब करंट ज्यादा होगी तो ज्यादा हीट होगी, ज्यादा एक्सटेंशन होगा, और अगर करंट कम होगी तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, कम एक्सटेंशन होगा। तो उस एक्सटेंशन को करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लिया जाता है कि कितनी करंट वहां पर फ्लो करेगी। ठीक है, तो इस चीज का यूज किया जाता है। और यहाँ पर क्या है, अब जैसे करंट चाहे इधर से फ्लो कराओ चाहे इधर से, हीट ही तो जनरेट होगी, आई स्क्वायर आर टी। ऐसा थोड़े इधर से करंट फ्लो करा रहे हैं तो हीट जनरेट हो, उधर से बर्फ गिरने लगी। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ना, दोनों साइड से हीट ही जनरेट होना है। तो इसलिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये हमें इसका डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर है ये, दीज इंस्ट्रूमेंट्स रीड द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जैसे मान लिया वोल्टेज की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी, पीक वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी यहाँ पर, और आरएमएस वैल्यू आएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन में अगर यहाँ लिख कर दे दिया गया 200 वोल्ट, तो हम इसमें से क्या मानेंगे, तो हम मानेंगे आरएमएस। मतलब अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये समझ जाओ कि जो ये वोल्ट मीटर है या जो अमीटर है ये कौन सी वैल्यू मेजर करेगा, आरएमएस ही लेंगे। कुछ भी तुमने अलग लिख लिया वहां पर तो आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। भले आपको पीक वैल्यू यूज करनी, लेकिन उसका रिलेशन अभी हम लोग देख लेंगे, एवरेज वैल्यू यूज करनी, उसका रिलेशन देख लेंगे, लेकिन जब कुछ मेंशन नहीं होगा तो वो वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू होगी। ठीक है, ये वैल्यूज, ये जो वैल्यूज होती हैं एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, ये हम लोग यहाँ पर निकालना नहीं सीखेंगे, जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ करंट निकालना है तो करंट लिख दो, और अगर एवरेज या आरएमएस कुछ भी निकालना है, और अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज आप लिख दो। ठीक है, तो इसका हम यूज एक क्वेश्चन में बता देंगे। अभी तक सिर्फ एक बार क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था, वो भी काफी पहले, लेकिन वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि इसमें अगर जनरल क्वेश्चन बना दिया जाए, इंजीनियरिंग वगैरह में पूछे गए, बट हम लोगों के यहाँ नहीं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का यूज हो जाता है, और वो हम लोगों के यहाँ बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, इसीलिए इसके क्वेश्चन आज तक आपके यहाँ नहीं पूछे गए। तो हम लोगों को ये वैल्यूज याद ही रखनी है। मतलब जैसे अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो फुल साइकिल में तो जीरो ही होगा, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना माइनस, तो एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो, दोनों ही। अगर हम एवरेज निकालना चाहेंगे तो हम निकालेंगे हाफ साइकिल में। ठीक है, हाफ साइकिल में हमें एवरेज कैलकुलेट करना रहेगा। तो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या रहेगी जब कैलकुलेट किया जाएगा, 2v0 अपान पाई और करंट 2i0 अपान पाई, क्योंकि दोनों के लिए एक ही रहता है ना डायग्राम, तो एक ही जैसी वैल्यूज भी आती हैं, एक ही जैसे फंक्शंस रहते हैं। तो 2v0 बाई पाई, ये 2i0 बाई पाई। अगर ये 2 बाई पाई को सॉल्व किया जाए तो लगभग 0.637 आता है। तो सॉल्व करके लिख दिया गया कि मान लिया डायरेक्ट उसने यही क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपको अगर याद है तो सीधे सीधे आप टिक कर देंगे वहां पर क्या होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वी ऑलवेज डिफाइन एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। लेकिन आरएमएस की अगर हम बात करें तो उसमें हाफ या फुल साइकिल से कोई मतलब नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, जैसे ये जो बोर्ड लगाया गया, ये जो बोर्ड है इसमें जो वोल्टेज आ रहा है, तो हम लोगों को किसी को बताना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 220 वोल्ट, ये तो बोलते हैं। तो वो 220 वोल्ट क्या है, वो आरएमएस वैल्यू आप बताते हैं। अगर उसका पीक वैल्यू निकालो तो 311 वोल्ट तक जाता है। ठीक है, जो एसी का होता है 311 ऊपर जाएगा, 311 नीचे आएगा, लेकिन इफेक्टिव वैल्यू जो उसकी रहेगी वो कितनी रहेगी, सिर्फ 220। तो वो चाहे हम फुल साइकिल में देखें चाहे हाफ साइकिल में देखें, दोनों के लिए आरएमएस वैल्यू सेम ही रहेगी, और वो रहेगी V0 बाई रूट 2। उसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा। आरएमएस का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर, मतलब जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, उसका मीन निकालो, उसका रूट निकालो, और तब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो ये उस फॉर्मूले
निकाला जाएगा जो ये आगे ये फॉर्मूले बताए गए। आरएमएस निकालना है, यहाँ वी स्क्वायर रखेंगे और फिर v का फंक्शन v नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट करके प्रॉपर फंक्शन में फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन रहता है। तो हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, यूज काफी करते हैं इसका हम लोग, v नॉट बाई रूट टू या i नॉट बाई रूट टू, और ये चाहे फुल साइकिल हो चाहे वो हाफ साइकिल हो, और वैल्यू देखो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा 0.707 आ जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने बताया वो ये पॉइंट लिखा गया, डोमेस्टिक सप्लाई इज एसी 220 वोल्ट, इट मींस आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 220 वोल्ट, thus द पीक वोल्टेज इज V नॉट इज इक्वल टू रूट टू VRMS। अगर हम VRMS की वैल्यू यहाँ रखें, रूट टू की वैल्यू रखकर सॉल्व करें तो ये लगभग कितना जाएगा, 311 वोल्ट। हेंस वोल्टेज इन डोमेस्टिक सप्लाई वेरीज फ्रॉम प्लस 311 टू माइनस 311 वोल्ट इन ईच साइकिल। दिस इज व्हाई एसी इज मोर डेंजरस। जैसे अगर 220 वोल्ट का एसी हो, 220 वोल्ट की डीसी हो, ठीक है, तो एसी ज्यादा डेंजरस होगी डीसी से, क्योंकि डीसी 220 कहा गया तो 220 ही रहेगा, लेकिन अगर एसी 220 कहा गया तो वो कहां तक जा रहा है, 311 वोल्ट तक जा रहा है। दिस इज व्हाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी ऑफ सेम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को स्टार्ट करना है एसी सर्किट्स। तो एसी सर्किट में हम लोगों को करना क्या है, पहले वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, देन फिर यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने तीन बेसिक एलिमेंट पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैपेसिटर, और नहीं पहले कैपेसिटर ही पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कैपेसिटर पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा और फिर इंडक्टर पढ़ा। ठीक है, तो ये तीन बेसिक एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इसमें जो कुछ भी किया या जो कुछ भी अभी तक देखा है, तो सब कहीं हमने एक ही सोर्स लगाया था, हर जगह पर कौन सा, डीसी सोर्स। ठीक है, डीसी सोर्स जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो सोर्स हमने लगाया, और उसका रिजल्ट या उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने देखे थे, इंडिविजुअल भी देखा और कंबाइंड करके भी देखा था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने चार्जिंग डिस्चार्जिंग में देखा था, यहाँ पर सी और आर था, ग्रोथ एंड डीके में आर और एल था, और बाकी हम लोगों ने उसी के बेसिस पर जो रिजल्ट निकाले थे, तो उनके बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको क्वेश्चन बताया गया था जिसमें सी भी था, आर भी था और एल भी था। ठीक है, तो वो सारी चीजें थी, लेकिन सब कहीं एक ही सोर्स था, डीसी सोर्स। तो अब हम लोग यहाँ पर इस डीसी सोर्स की बजाय हम लोग यहाँ पर लगाकर देख रहे हैं एसी सोर्स। अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स का जो सिंबल होता है वो ये होता है, मतलब अगर हम डीसी की बजाय एसी सोर्स यहाँ पर अप्लाई करें तो रिजल्ट्स क्या होंगे, तो हमें क्या यहाँ पर दिखेगा, क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें मिलेंगी। ठीक है, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक बात तो ये हो गई, दूसरी हम लोगों को यहाँ पर पहले इंडिविजुअली देखना है, कि पहले हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, कैपेसिटर पर, इंडक्टर पर अप्लाई करें तो क्या होगा यहाँ पर, या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद हम लोग को कॉम्बिनेशन देखना है, तो कॉम्बिनेशन में यहाँ पर क्या होगा कि हमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखना है। ठीक है, मतलब आर एल सी तीनों अगर हम कंबाइन करके देखें, या फिर दो दो का, आर और सी का कॉम्बिनेशन, आर और एल का कॉम्बिनेशन, सी और एल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होंगे उनमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, तो हम लोगों को पहले इंडिविजुअल देखना है, और उसके बाद फिर हम लोग कंबाइंड देखेंगे तो पूरा एलसीआर ही देख लेंगे। और ये जब एलसीआर समझ जाएंगे तो ये जो दो दो के कॉम्बिनेशन है वो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, उसके फॉर्मूले वगैरह सब कुछ, क्योंकि इसी को लेकर हम मॉडिफाई कर लेंगे इसे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, पहले आर देखेंगे, फिर हम एल देखेंगे, एंड देन हम सी देखेंगे, और देन हम एलसीआर सीरीज सर्किट देखेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा बहुत पैरेलल के बारे में भी बता देते थे, बट अभी पैरेलल सर्किट का कोई केस हम लोगों को नहीं करना है, एक ही छोटा सा केस रहता था वो हटा दिया। ठीक है, क्योंकि मेन आपके यहाँ सिलेबस में जो मेंशन है वो सीरीज ही है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी और सिलेबस में भी, तो वही हम लोगों को देखना है। तो एक बात तो ये हो गई कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर है कि जब हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे इसे, इस चैप्टर को, तो यहाँ पर आपके सामने दो तरह के डायग्राम्स आएंगे, एक वेव डायग्राम और दूसरा फेजर डायग्राम। तो ये वेव डायग्राम क्या है, तो वो तो जैसे जब हम लोग कोई सोर्स लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर सोर्स V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मतलब ये अल्टरनेटिंग सोर्स हम लेकर चलेंगे, तो ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो इसको अगर हम वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये चीज हमें पता है, ग्राफ में आपको बताया गया था कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, साइन कर्व। तो
तो ये साइन कर्व यहाँ पर हो गया और ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कहते हैं ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो चाहे करंट हो, अगर करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस वगैरह जब हम लोग डीसी सोर्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या होता है, जैसे ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पर अगर वोल्टेज V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ पर V3 है, तो जो नेट वोल्टेज यहाँ पर है वो V इज इक्वल टू सीधे लिख देते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन जब हम एसी सोर्स लगाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है करंट में और वोल्टेज में, ठीक है। जब यहाँ पर हम डीसी सोर्स लगाए, अगर हमने एसी सोर्स लगाया, ठीक है, डीसी सोर्स लगाया मतलब वही बैटरी कनेक्ट कर दी, तब तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन हम ऐसे मतलब एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर हमने यहाँ पर ऐसे जो डीसी सोर्स लगाया था, उस केस में हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर लगा दें और उसके बाद यहाँ पर हम डीसी की बजाय एसी सोर्स लगाएं, तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाएंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि सीरीज में करंट तो सब में एक जैसी रहेगी अभी भी, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, करंट एक जैसी रहेगी लेकिन वोल्टेज जो है सब में एक जैसा नहीं रहेगा, किसी में कुछ अलग रहेगा, किसी में कुछ अलग, और वो भी फेज वाइज। मतलब किसी में वोल्टेज पहले डेवलप हो जा रहा है, तो किसी में वोल्टेज बाद में डेवलप हो जा रहा है, ठीक है, किसी में साथ में ही डेवलप हो रहा है। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कब क्या चीज वहां पर क्या देख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए ऐड करने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है कि या तो आप वेव के फॉर्म में ऐड करने की कोशिश करो, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए एक अलग तरह का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया गया, और वो कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर वोल्टेज और करंट में लगा रहे हैं, तो पहली बात, करंट और वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर एक चीज गड़बड़ी भी कर देते हैं, तो लगता है कि जैसे यहाँ वेक्टर के फॉर्म में करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो लिख देते हैं कि एसी जो करंट या वोल्टेज है वो वेक्टर है और डीसी करंट और वोल्टेज जो है वो स्केलर है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये स्केलर ही है, मतलब वोल्टेज या करंट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, वो जस्ट उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी हमसे पूछा जाएगा वोल्टेज या करंट, तो हम क्या बोलेंगे, स्केलर, वो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो अब यहां पर वेक्टर फॉर्म में हम कैसे इसको ले सकते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है, वही हमें समझना है। तो पहले हम लोग समझ लें कि जैसे हम लोग ये चीज जब करते हैं तो इसको चार भागों में बांट देते हैं ना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो इसे चार भागों में बांट दिया गया। ये चीज हम लोगों ने ग्राफ वगैरह में देखी थी कि ये 0 डिग्री है, ये π/2 हो गया यानी कि 90 डिग्री, ये 180 डिग्री यहाँ पर आता है, यहाँ पर 270 आता है और यहाँ पर 360। मतलब एक साइकिल में ये चार पार्ट होते हैं। तो अगर हम यही चीज क्वाड्रेंट के सिस्टम में दिखाते हैं तो तब भी तो यही रहता है। अगर हम ऐसे कोई क्वाड्रेंट ले लें चार, तो इसमें क्या होता है, हम लोग कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्या होता है, 0, 90, 180, 270 एंड 360, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर एक वेक्टर लें, ऐसे हमने एक वेक्टर लिया यहाँ पर V0 और इसे हमने रेफरेंस लाइन माना है, और ये जो एंगल यहाँ पर है, इस एंगल को हमने कह दिया ओमेगा टी, ठीक है, एक वेक्टर। और ये रोटेटिंग वेक्टर लिया गया। रोटेटिंग वेक्टर का मतलब ये वेक्टर लगातार ऐसे यहाँ पर रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर है, फिर ऐसे ऐसे टाइम जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। तो एंगल बढ़ने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर है, ये ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे ये जाएगा और फिर वापस आएगा यहाँ पर, तो ऐसे घूम रहा है। तो किसी इंस्टेंट पर मान लिया ये इस लोकेशन पर है, ये रोटेटिंग वेक्टर। तो अगर इस इंस्टेंट पर है तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें, प्रोजेक्शन डाला गया वाई एक्सिस पर, तो ये परपेंडिकुलर हमने इस पे डाला। तो परपेंडिकुलर जब हम डालेंगे तो जो ये वाली वैल्यू है, इसको अगर हमने कह दिया कि ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप अगर ये एंगल ओमेगा टी है तो इसको भी तो यही कहेंगे, ये क्या होगा, ओमेगा टी। तो अगर हम इस ट्रायंगल से देखें तो इस ट्रायंगल से हमें क्या दिख रहा है कि v डिवाइडेड बाई V0, एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, यही होगा ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। अब आप जरा देखो कि ये जो रोटेटिंग वेक्टर है वो वही फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये वेव फंक्शन कर रहा है।
सेम ही तो कर रहा है ना, ये भी तो वी नॉट साइन ओमेगा टी और ये भी वी नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब हम कह सकते हैं जो चीज ये बता रहा है वही वो रोटेटिंग वेक्टर बता रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुए, फिर धीरे धीरे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और 90 पर क्या हो गया मैक्सिमम। तो आप देखो यहाँ पर कि जब ये एंगल 90 होगा तो ये भी तो धीरे धीरे इधर बढ़ेगा, तो ये कहां पर आ जाएगा। जैसे आप कोई बीच की कंडीशन देखो, जैसे मान लिया हम यहाँ पर रोटेट करके यहाँ आ गया, ये ऐसे रोटेट करके यहाँ आ गया, तो ये एंगल बढ़ गया, तो ये एंगल यहाँ पर बढ़ गया। अब जरा देखो ये तो इसकी वैल्यू तो वही रहेगी वी नॉट ना, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी तो बढ़ गया ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ गई वी की। तो वही कंडीशन तो यहाँ दिख रहा है कि आप जब यहाँ पर जा रहे हैं इधर की तरफ तो धीरे धीरे वी बढ़ता जा रहा है और 90 पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि 90 पर अगर आप देखो तो ये वेक्टर यहीं आ जाएगा, तो उसकी जो पीक वैल्यू है वही यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। फिर जब ये 90 से आगे जाएगा तो आप देखो ये घटने लगा और 180 पर क्या हो गया जीरो। तो अगर आप सोचो कि ये 90 से आगे जा रहा है तो जब ये इधर आएगा तो मान लिया ये इस लोकेशन पर ऐसे आ गया, ठीक है, इस लोकेशन पर ये वी नॉट आ गया। अब जरा आप यहां से मिलाओ, देखो यहां से नीचे आ गया ना, ठीक है, तो ये भी घटने लगा, इसकी वैल्यू कम होगी और जब ये घूम कर यहां जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। साथ में आप देखो कि ये 0 से 180 तक प्लस है और ये भी तो आपको दिखा रहा है ना, जब इधर गए तब भी इसका प्रोजेक्शन यही वैल्यू दिखा रहा है और जब इधर जा रहे हैं तब भी इसका प्रोजेक्शन यही वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा 0 से 180 तक। जैसे ये कर रहा है वैसे वो कर, मतलब बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। ऐसे ही जब हम 180 और 360 के बीच में रहेंगे तो सारी वैल्यूज निगेटिव होंगी। आप जरा ऑब्जर्व करो कि जब ये वेक्टर घूमकर यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तब आप इसका जब प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये प्रोजेक्शन आपको कैसी वैल्यू देगा माइनस में, और जब ये इधर जाएगा तब भी इसका प्रोजेक्शन आपको कैसी वैल्यू देगा माइनस में। तो हम यहाँ पर ये सब बस एक बार समझना है, इसमें कुछ रटने वाली चीजें याद करना नहीं। मतलब आपको एक सिमिलरिटी दिखाई जा रही है कि जो यहाँ पर है वही सिमिलर कंडीशन यहाँ पर है, बस उस चीज को यहाँ पर जो है एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया गया और यहाँ पर एक वेव के फॉर्म में। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक रोटेटिंग वेक्टर ले लें दैट इज वी नॉट, ठीक है, इस रोटेटिंग वेक्टर को अगर हम यहाँ ले लें तो ये रोटेटिंग वेक्टर वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये भी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तो हमें अगर यहाँ पर इस वोल्टेज को दिखाना है तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये जो रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसी डायग्राम को ही बोला जाता है फेजर डायग्राम। बात समझ में आ गई ना। तो फेजर डायग्राम कुछ और नहीं है बल्कि एक तरह से रोटेटिंग वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है वोल्टेज को या करंट को, उसी डायग्राम को हम लोग बोल देते हैं फेजर डायग्राम। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम फेज की, ठीक है। फेज क्या होता है, तो फेज भी कुछ और नहीं बल्कि ये जो एंगल होता है यही फेज को रिप्रेजेंट करता है। हम जब आगे पढ़ेंगे एसएचएम और वेव तो वहां पार्टिकल के रूप में हम देखते हैं, तो वहां पर भी इक्वेशन ऐसे ही रहती, ठीक है। अगर हम वेव की इक्वेशन या हम लोग जो है एसएचएम की इक्वेशन देखें तो वो भी इक्वेशन ऐसे रहती है। जैसे वहां पर भी तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी रहता ना एसएचएम में, वेव में बस ओमेगा टी के साथ एक kx का टर्म और आ जाता है, प्लस एक फेज डिफरेंस का टर्म आ जाता है। मतलब वहां पर इनिशियल फेज इपोक की कंडीशन जो आती है, तो वो सब चीजें तो हम लोग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक फंक्शन यही रहता है, ठीक है। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ऑसिलेशन वहां पर होता है, वहां भी साइन और कॉस के टर्म में लेकर चलते हैं, यहां पर भी वैसे लेकर चलते हैं। तो फेज एक्चुअल में किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की पोजीशन और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है, लेकिन यहां पर कोई ऐसा पार्टिकल तो है नहीं। तो यहां पर जो फेज है, फेज का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ये बस एंगल होता है, इसी को हम फेज बोलते हैं। तो ये किसी भी इंस्टेंट पर इस वोल्टेज की वैल्यू को बताएगा, मतलब उसके प्लस या है या माइनस है क्या है वो आपको बताएगा ना। और एक तरह से इस रोटेटिंग वेक्टर की पोजीशन को बताएगा कि रोटेटिंग वेक्टर कहाँ है और उसका जो प्रोजेक्शन है वो प्लस में है या माइनस में है, ये कौन बताएगा, ये फेज ही तो बता रहा है। जैसे आप सोचो अगर हम कह दे ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री है फेज की वैल्यू, ठीक है, तो हम समझ गए कि वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि उसका प्रोजेक्शन क्या होगा पॉजिटिव। अगर हमने कह दिया ये 120 है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और अगेन उसका प्रोजेक्शन क्या होगा पॉजिटिव। आप देखो यहाँ पर अगर हम 120 रखें या 30 डिग्री रखें तो हमें पता है साइन की वैल्यू पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो प्लस आ रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर ओमेगा टी की वैल्यू को
आप मान लिया रख दिया आपने 180 से कुछ भी आपने ज्यादा रख दिया, मान लिया 190 रख दिया, 170 200 डिग्री रख दिया या 210 रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो आप कुल मिला के किस क्वाड्रेंट में, 180 से 270 के बीच में। तो अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। आपको ये भी पता है कि वो डिग्री अगर 200 210 200 मतलब कुछ भी ले लो आप, 90 और ये सॉरी 180 और 270 के बीच में, तो इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, उसमें इसकी वैल्यू क्या होती, माइनस। तो फेज ही आपको ये चीज बता रहा है कि ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ये कहां पर होगा और इसका प्रोजेक्शन जो है वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, ठीक है। तो फेज का मतलब आप सीधे सीधे समझ लो, ये क्या, एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। तो हम लोग इसको समराइज कर लें अपने दिमाग में कि अगर हम किसी भी वोल्टेज या करंट को वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेव डायग्राम, और रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं फेजर डायग्राम, और जो ये एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं फेज एंगल या सिंपली फेज बोल देते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं और एक एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहां पर इफ ओनली रेजिस्टेंस इन सर्किट, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस सर्किट में है तो यहां पर रेजिस्टेंस दिखाया गया, और यहां पर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो यहां पर लगाया गया है, ठीक है, सेम वोल्टेज वही यहां पर रहेगा। तो एक तरह से हम लोग अगर करंट देखें, क्योंकि यहां पर अल्टरनेटिंग की बात कर रहे हैं तो हम करंट की कोई डायरेक्शन नहीं दिखाते, दिखाने को आप कहीं भी दिखा सकते हो लेकिन वो एक इंस्टेंट पर डायरेक्शन होगी, क्योंकि अभी ये प्लस है ये माइनस है तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, कुछ समय के बाद ये माइनस ये प्लस होगा तो करंट उल्टा फ्लो करेगी। तो एक तरह से जो भी करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ पर हम लोग दिखाते नहीं है, लिख लेते हैं ऐसे यहाँ पर। दिखाने का मतलब हो जाता है कि हम ये शो कर दिया हमने, दिखाने को दिखा सकते हैं लेकिन वो फिर रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंट करने लगता है ना कि करंट इधर से इधर ही फ्लो कर रही, जबकि डीसी में ऐसा दिखा सकते हैं, एसी में तो कभी इधर होगा और कभी उधर से फ्लो होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो करंट होगी उसको हम क्या लिखेंगे, V डिवाइडेड बाई आर, और V डिवाइडेड बाई आर में V का मतलब हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। where I naught is equal to V naught divided by